ऋषि सूफी परंपरा के ध्वजवाहक शेखुल आलम तथा सैयद हुसैन सिमनानी की इस ऊर्जावान मिट्टी कुलगाम में लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास तौर से यहाँ के डीसी श्री बिलाल, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पहुँचने के पहले आज कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। मैं उसके लिए भी कुलगाम के सभी नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास के जिस लक्ष्य को लेकर के जम्मू कश्मीर अमृत काल की यात्रा कर रहा है, उसमें विकसित समाज के संकल्प को साकार करने में ये सभी प्रोजेक्ट्स नए सशक्त आधार की रचना करेंगे। साथियों, 15वीं-16वीं शताब्दी में जिस वक्त पूरे देश में भक्तिकाल का दौर समाज को नई दिशा प्रदान कर रहा था, उस समय कुलगाम में भी वेसव नदी की लहरों पर मोहब्बत, सामाजिक समरसता, भाईचारे की नई दास्तान लिखी जा रही थी। भक्तिकाल के कवियों में के तमाम गीतों का निचोड़ था कि जब उत्सव में पूरा समाज, कलाकार, कवि और उनका सौंदर्य इकट्ठा हो जाता है, तब समझ में आता है कि वही श्रेष्ठतम साधना है। साहित्य माने लिटरेचर ये मात्र शब्दों का खेल नहीं है, ये डूबने का खेल है। और इसमें डूबने का अर्थ है आप जितनी गहराई में जाते हैं, वास्तविकता में आप उतने ही ऊपर उठते जाते हैं। कला हो, साहित्य हो, गीत हो, नृत्य हो, ये ऐसी संपदा है जो गुरु भी नहीं छीन सकता और न ही गोविंद छीन सकते हैं। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक दिन भगवान के पास माँ लक्ष्मी गई। माँ लक्ष्मी माने जो धन की देवी है, और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे कुछ तो वरदान दे दीजिए। भगवान हंसे और बोले, जा तू जिसे चाहे वरदान दे दे, लेकिन छीनने का अधिकार सिर्फ मेरे पास होगा। माने तू जिसको चाहे उसको धनवान बना दे, लेकिन उसको गरीब बनाने का अधिकार मैं अपने पास रखता हूँ, तुमको नहीं देता हूँ। ऐसे ही एक दिन बाद माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनको पता चला कि प्रभु ने लक्ष्मी जी को वरदान दे दिया है, तो वह भी पहुंची भगवान के पास और उन्होंने कहा कि आपने माता लक्ष्मी को तो वरदान दे दिया, असल सेवा तो मैंने की है और आपकी भी बहुत सेवा की है, मेरे लिए क्या, जैसे क्या मुझे वरदान नहीं मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि जा तुझे भी वरदान देता हूं, तू जिसे चाहेगी उसे वरदान दे सकेगी, लेकिन छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं होगा। स्पष्ट है अर्थ इसका कि माँ लक्ष्मी धन की समृद्धि की देवी है, माँ सरस्वती ज्ञान की, कला की देवी है। भगवान इंसान से कई बार धन दौलत छीन सकते हैं, लेकिन जिन साहित्यकारों, कलाकारों को माँ सरस्वती का वरदान मिल जाता है, उस वरदान को भगवान भी उनसे नहीं छीन सकते। और इसी मामले में कुलगाम की संपदा, या मैं कहूँ कि कुलगाम बड़ा समृद्ध जनपद रहा है। साथियों, महाकवि कल्हड़ ने कहा है कि माँ सरस्वती स्वयं इस शारदा प्रदेश में साक्षात विराजमान थी, साक्षात निवास करती थी, और इसलिए इस मिट्टी के कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों को उनका आशीर्वाद प्राप्त है और प्रतिभा की संपदा उन्हें मिली हुई है। दो पंक्तियां मैं कहूँगा कि हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, हद से बढ़े जो इल्म तो है जहल दोस्तों, सब कुछ जो जानते हैं वो कुछ जानते नहीं। जिन्होंने सिर्फ ज्ञान की एक तरफा यात्रा की है वह गुरु बन सकते हैं, लेकिन जिन्होंने साहित्य की सेवा की है, लिटरेचर की सेवा की है, उन्होंने सब कुछ पा लिया है। मैं समझता हूँ कि हमारी दुनिया में और ख़ास तौर से हमारे देश में
लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित करने का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आम जनता को भी ये बताना था कि साहित्य सीखने और सिखाने का मामला ये केवल उतना भर नहीं है। हमारी महफिल में आइए और जब आप वापस जाएंगे तो आपके भीतर जो अंतरंतम भाव होगा वो आपकी नई यात्रा शुरू करेगा। और इसलिए कहा गया कि बातें ख्याल यार में करता हूँ इस तरह, बातें ख्याल यार में करता हूँ इस तरह, समझे कोई कि 8 पहर हूँ नमाज में। लेखकों को हर पल साधना की धुन लगी रहती है। कुलगाम उसी भावना से ऋषि सूफी परंपरा का निर्वहन करता रहा है और यहाँ की आवाम ने भी, खासतौर से यहाँ के युवा ने भी बढ़ चढ़ करके उस अंतरंतम भाव को पाने की आकांक्षा दिखाई है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हड़ ने लिखा है कि कुमकुम केसर और काव्य, कुमकुम केसर मैंने सफरन और काव्य, ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन शारदा देश को छोड़ करके, मैंने कश्मीर को छोड़ करके दूसरी किसी जगह हिंदुस्तान में या दुनिया में इन्हें एक साथ नहीं देखा जा सकता है। कल्हड़ ने भी राज तरंगणी में कहा कि जो समूचे दुनिया में दुर्लभ है वह कश्मीर में सामान्य आदमी के लिए सुलभ है। इसलिए मैं इसे ईश्वर खुदा का आशीर्वाद मानता हूँ जिन्होंने इस धरती को हृदय की गहराई वाली उन भावनाओं से परिचित कराया जो अनमोल है और दुनिया में दुर्लभ भी है। अनेक बार एक सवाल सुनने को मिलता है कि साहित्य, कला और संगीत आखिर ये है क्या? इसका आवाम की तरक्की से वास्ता क्या है? प्राचीन काल से इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे देश ने मानवता को ये सिखाया है कि जीवन यात्रा और विकास यात्रा ये एक तरफा नहीं हो सकती है। भौतिकता के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही जीवन को परिपूर्णता प्रदान करता है। जितना आवाम के विकास के लिए विज्ञान की जरूरत है, जितना आवाम के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, उतनी ही आवश्यकता साहित्य की भी है। समाज में अगर संवेदनशीलता और करुणा है तो यकीन मानिए उसके पीछे साहित्यकारों की साधना है। विज्ञान और साहित्य, इन दोनों का एक सम्यक बैलेंस ही समाज को समावेशी विकास की तरफ ले जा सकता है और उसे सार्थक बना सकता है। आवाम में हर एक व्यक्ति आशा से भरा हुआ होता है। उसे एक बेहतर भविष्य चाहिए, उसे बेहतर संसाधन चाहिए, उसे तरक्की के नए मार्ग चाहिए। साहित्य और कला उसकी इस यात्रा में चेतना बनकर उसे प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने का माध्यम प्रदान करती है। और इसलिए हमारी प्राचीन परंपरा में कहा गया है कि कला और साहित्य इंसान के मन की खिड़कियां हैं। ये इंसान को अवसर प्रदान करती हैं कि वह न सिर्फ अपनी परंपरा को पोषित करे बल्कि विश्व में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप नए संकल्प के साथ शांति और समृद्धि की यात्रा शुरू करे। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि सुरपुर और कश्मीर दोउन में को अति सुंदर को शोभा को भवन रूप को कौन समुंदर। आप सोच सकते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर के बारे में कवियों ने ऐसी उपमा दी, ऐसी चर्चा की, वहाँ विज्ञान और साहित्य को किस हालत में ला करके छोड़ दिया गया था। आप आज विचार करिए, पिछले 30-32 सालों से आतंकवाद के इकोसिस्टम ने यहाँ की खिड़की को बंद कर दिया था। आवाम को सिर्फ वही रास्ता दिखाया गया था जो आतंक के चंद सरपरस्त आवाम को दिखाना चाहते थे। और मैं इस बात को मानता हूँ कि आतंकवाद के इकोसिस्टम ने सिर्फ तरक्की की राह ही नहीं रोकी है बल्कि साहित्य और कला की गति को भी रोका है, उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस क्षेत्र में विशेष रूप से ये आतंकवाद और अशांति को बल मिलता है, प्रश्रय मिलता है, वहाँ बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचता। आज आपके सामने दुनिया के अनेक ऐसे देशों के उदाहरण हैं। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कलाकारों से मिलने की कोशिश की गई है, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है। उनकी घुटन मैं महसूस कर सकता हूँ और आज मैं मानता हूँ कि अल्प समय में
एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कलाकार हो, साहित्यकार हो, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप, जम्मू कश्मीर की वास्तविक आध्यात्मिक रचनात्मक ऊर्जा को केवल वही न महसूस करें, उनकी ऊर्जा हम भी महसूस करें, जम्मू कश्मीर प्रशासन भी महसूस करे और जम्मू कश्मीर की आवाम भी महसूस करे। मैं आज विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पवित्र मुकद्दस धरती से इस तरह की आइडियोलॉजी के समूल उन्मूलन के लिए साहित्यकारों और कलाकारों को भी अपनी तरफ से मुखर होकर आवाज़ उठाने का वक्त आ गया है। सभी कलाकारों, कवियों और लेखकों के पास वह इल्म है जो आवाम के चेतना की खिड़की को खोल सकते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं और उन्हें 21वीं सदी में हो रहे बदलाव के बारे में जागरूक कर सकते हैं। नदियों, घाटियों के रोमांटिसिज्म, उसके सौंदर्य से अलग निकलकर उन्हें वास्तविक दर्पण भी दिखाना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आतंकवाद, अलगाववाद का वक्त अब खत्म हो रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है और आवाम अगर फैसला कर लेगी तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब बचे कुछ है जो ध्वंसावशेष हैं वो भी जल्दी विदा हो जाएंगे यहाँ से। और यकीन मानिए आने वाली पीढ़ियाँ आपकी कृतज्ञ होंगी। जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश आपका कृतज्ञ होगा। आज लगभग प्रत्येक शहर में सांस्कृतिक साहित्यिक आयोजन होने लगे हैं। स्पोर्ट्स मैं समझता हूँ कि गांव से लेकर कस्बों तक बड़ी मात्रा में हमारे नौजवान उसमें हिस्सा ले रहे हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ अपने मन मुताबिक जी सकें, इस तरह का वातावरण बन सका है। सड़कों पर संगीत और सभागारों में हो रही साहित्यिक चर्चा, यही तो असली जम्मू कश्मीर की तस्वीर रही है पूरी दुनिया के सामने। ये कोशिश हो रही है, ईमानदारी से हो रही है, शिद्दत से हो रही है। हर एक नागरिक, विकास के अंतिम कतार पर खड़े हर एक परिवार को आर्थिक प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। साहित्य, संगीत, कला और हमारी पुरातन संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, ताकि 3 दशकों से मायूसी में जी रहा समाज नई ऊर्जा से, नए संकल्प के साथ अमृत काल की इस यात्रा में देश के अन्य राज्यों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। 4 वर्षों में डेवलपमेंट इंडेक्स के जिस पैरामीटर पर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर करने लगा है। समाज कल्याण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना धन, जितना प्रोत्साहन जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, उसके लिए मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनकी जो प्रतिबद्धता है जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की, उसके कारण मुक्त हस्त से धन देने का काम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को किया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि यही माकूल समय है जब आवाम का हर एक व्यक्ति संकल्प ले, ऐसे तत्वों को अपने बीच पनपने नहीं देगा जो इस जमीन में षड्यंत्र रच रहे हैं। निर्दोष लोगों के लहू से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, जिनकी आत्मा आज भी भटक रही है, मैं समझता हूं कि ये समाज को संकल्प लेने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम उस दिन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा जब हर एक परिवार, समाज का हर अंग ये निर्णय ले लेगा कि ऐसे तत्व और उनके वजूद का हिस्सा न हमें बनना है, न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय देना है। बहुत हो गया, निर्दोषों का बहुत खून बह चुका सब। इस दिशा में साहित्यिक परंपरा से जुड़े जो लोग यहाँ आए, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारा हर एक लेखक, कलाकार उस असली जम्मू कश्मीर की तस्वीर यहाँ भी, देश के सामने भी और दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। ये वक्त की जरूरत है, जिसकी चर्चा कल्हड़ ने की थी, लल्लेश्वरी ने की थी, शेख उल आलम नुंदरसी ने की थी, दीनानाथ नादिम जैसे विभूतियों ने की थी। मुझे विश्वास है कि वेसव लिटरेरी फेस्टिवल के इस 2 दिन के आयोजन में एक नई आत्मिक ऊर्जा कुलगाम में बहेगी, आवाम का पथ प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बदलाव निश्चित रूप से हम देख सकेंगे। मैं जानता हूं, नज़दीक से मैं
कहाँ क्या हो रहा है इसको देखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 2.5-3 वर्षों में जिस तरह का काम किया है, अगर मैं उसकी सराहना न करूं तो मुझे लगता है ये बेईमानी होगी। यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी उसमें अपना सहयोग दिया है, मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, सामान्य रूप से किसी शासन या किसी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का, वंचित आदमी का होना चाहिए। पिछले दिनों एक फैसला हम लोगों ने किया, भारत सरकार ने 1,95,500 प्रधानमंत्री आवास जम्मू कश्मीर को दिए। हर जिले में जो एलिजिबल लोग थे उनको आवास दिया गया। आप सब जानते हैं कि गरीब आदमी के लिए घर केवल घर नहीं होता है, उसका एक सपना होता है। कुलगांव जिले में भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,795 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिए गए थे। मुझे खुशी है कि उसमें से 2,349 घर बना दिए गए, जो शेष हैं वो भी बना दिए जाएंगे। अभी इस वर्ष जिसका मैं जिक्र कर रहा था 1,95,500, उसमें कुलगांव जिले को 3,204 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिले हैं और इसमें से 2,563 लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है। जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस समय मेरे पास कुछ लोग आए, श्रीनगर में भी आए, जम्मू में भी आए। उन्होंने कहा कि साहब मेरा नाम तो सूची में है लेकिन मेरे पास ज़मीन नहीं है, हवा में मकान कैसे बनेगा। देश के बाकी हिस्सों में ऐसा कानून था कि इन लोगों को सरकारी ज़मीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून नहीं था। कानून में बदल की गई और फैसला किया गया कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, माने एलिजिबल हैं, और उनके पास ज़मीन नहीं है तो सरकार उन्हें 5 मरले ज़मीन उपलब्ध कराएगी। और मुझे बताया है बीडीसी ने कि 29 लोगों को उस योजना के अंतर्गत 5 मरले ज़मीन दी गई है। हम आप सब जानते हैं कि यहाँ के दलित माने शेड्यूल कास्ट और आदिवासी शेड्यूल ट्राइब भाइयों को एक अलग योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट की तुलना में शेड्यूल ट्राइब की आबादी ज़्यादा है, लगभग 47,000 घर उन्हें हम इस योजना में देने जा रहे हैं। एक दिन मैंने ट्राइबल अफेयर के जो सेक्रेटरी उनसे लिस्ट मंगाई थी, मैंने पूछा कि इसमें कितने लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो आंकड़ा मुझे बताया गया कि 8,000 लोग हैं और ज़्यादातर बकरवाल लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं। अब ये गरीबों को ज़मीन देना कौन सा अपराध है। जिस दिन ये फैसला हुआ लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे कि किसको ज़मीन दी जा रही, बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है। मैं यहाँ कुलगाम के लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डीसी कुलगाम है, 29 लोगों को ज़मीन दी, उसमें एक आदमी बाहरी है, कोई एक आदमी बाहरी है, कोई नहीं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जरा एक बार उस सूची को देखिए। ये कुछ लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, कुछ लोग हैं जिन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, सरकारी जमीन का दुरुपयोग किया है। वो नहीं चाहते कि गरीबों को जमीन दी जाए और गरीबों की जिंदगी बेहतर हो सके, वो नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि वो दिन अब लद गए। अब सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता गरीब आदमी की प्राथमिकता, जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनेक यूथ एम्पावरमेंट बहुत ही बेहतर काम कुलगाम जिले में हुआ है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 7,286 7,286 नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने का काम कुलगाम प्रशासन ने किया है। 50 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि उन्हें उपलब्ध कराई गई है। अनेक आंकड़े हैं मेरे पास, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं
आपको केवल 2 बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मित्रों, तेजी से बदलाव हो रहा है। इस बदलाव में आप भी भागीदार बने और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ अच्छी है, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ने लगा है, आर्थिक रूप से हम प्रगति के रास्ते पर हैं। अब समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनावें, और वो केवल प्रशासन नहीं बना सकता है, यहाँ आपको भी उसके लिए आगे आना होगा। डीडीसी चेयरमैन साहब ने कुछ बातें उठाई हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबरान जो आए थे उन्होंने भी कुछ बातें मुझसे कहीं, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर और हार्टिकल्चर की बात कही गई है। मैं उस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी माने 13 लाख परिवार, 13 लाख फैमिली, ये एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर उनका जीवन व्यतीत होता है। उसमें हार्टिकल्चर वाले भी हैं, डेयरी वाले भी हैं, फिशरी वाले भी हैं, सेरिकल्चर वाले भी हैं, सीप एंड हस्बेंड्री वाले भी हैं। उसमें से 2,62,000 परिवार ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। और हम इस बात में यकीन करते हैं कि अगर 13 लाख परिवारों का जीवन हमने बदल दिया तो जम्मू कश्मीर के 70% लोगों के आंखों में खुशी, उनके चेहरे पर खुशी लाई जा सकती है। और इसको ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया था। यहाँ 3 दिन तक लगातार वो बैठे थे। यहाँ जो दोनों हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, इसकास्ट कश्मीर और इसकास्ट जम्मू, उनके वाइस चांसलर भी थे, प्राध्यापक भी थे, हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी अफसरान भी थे। 3 दिनों के विचार मंथन के बाद होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एक बना। और मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि देश के किसी राज्य से बेहतर प्लान हमने बनाया है। अब तक जो हमारा बजट रहा है पिछले 3 वर्षों में, उसमें व्यापक बढ़ोतरी हुई एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। बजट के अलावा 5,013 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को हम लोग आने वाले 4 वर्षों में देने वाले हैं। इस साल का बजट तो हमने दे दिया है। 29 इंटरवेंशन, 29 प्रोजेक्ट प्रपोज किया है एपेक्स कमेटी ने, और 29 प्रोजेक्ट्स साइलोज में नहीं बनी है, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे। सबको मालूम है कि देश का 2/3 एप्पल हम पैदा करते हैं, लेकिन एप्पल की क्वालिटी कैसे और अच्छी हो ताकि किसान को दाम मिल सके, और इसकी पैदावार कैसे 2.5 गुनी 3 गुनी की जा सके, इसकी भी योजना बनाई गई। आप सब जानते हैं फॉडर डेफिसिट है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में। जितनी जरूरत है 40% फॉडर ही हम पैदा करते हैं। मीट हम इंपोर्ट करते हैं 1100 करोड़ रुपए का हर साल। मिल्क डेफिसिट स्टेट हम हुआ करते थे, अब अगले साल हम मिल्क सरप्लस स्टेट होने जा रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। ट्राउट, जो मैं समझता हूं कि दुनिया की सबसे अच्छी ट्राउट यहीं होती है, उसकी पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखा गया। मैं एक उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले पूरे वैली में सरसों, मस्टर्ड की खेती किसानों ने की। सामान्य रूप से किसान यहाँ एक ही फसल उगाते थे, पैडी की, धान की। 3 महीने पहले कुछ मित्र मेरे आए थे, कुछ परिचित लोग आए थे, घूम करके गए तो कहे साहब वैली में तो येलो रेवोल्यूशन आ गया है, पीली क्रांति आ गई। पहले की तुलना में 30% एरिया बढ़ी है खेती के लिए। अब कई लोगों को लगता है कि साहब ये सरसों की पैदावार हो गई, क्या होगा इससे? बहुत होगा तो सरसों का तेल मिल जाएगा, घर में सब्जी बन जाएगी या मीट बन जाएगा। सच है, एडिबल ऑयल के रूप में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस जो मैंने जिक्र कर रहा था 29 इंटरवेंशंस, ये साइलोज में नहीं बने। एक इंटरवेंशन से कई लाभ होने वाले। अब सरसों पैदा हुई, मस्टर्ड पैदा हुआ, तो सरसों का तेल तो बनेगा ही, जिससे खाना पकाएंगे, उसका उपयोग करेंगे। आप सब जानते हैं कि लगभग 37-38% ही ऑयल निकलता है मस्टर्ड से, और रेस्ट 62% ऑयल केक, हिंदी में हमारे इलाके में उसे खली कहा जाता है, ऑयल केक बनेगा। और वो ऑयल केक हमारे फॉडर डेफिसिट को कम करेगा। और तीसरा बड़ा लाभ मैं बताता हूँ, विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष इस मस्टर्ड की पैदावार के कारण 35 दिन पहले मधुमक्खियां कश्मीर वैली में आ गई, जो हनी और बी कीपिंग का काम करते हैं। अगले वित्तीय वर्ष में उनको इतना लाभ मिलने वाला है जिसका अनुमान लोगों ने नहीं किया।
तो जो चिंता आपने जताई है, मैं समझता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, देश के किसी हिस्से से बेहतर आमदनी यहाँ किसानों की हो जाएगी। आज हम देश में 5वें नंबर पर हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी हिंदुस्तान में नंबर 1 होगी, नंबर 2 नहीं होगी। कुछ अस्पतालों का जिक्र हुआ, योजनाओं में तेजी लाने का जिक्र किया आपने, मैं सहमत हूँ। एक तो यहाँ की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है, स्नोफॉल के कारण भी प्रोजेक्ट्स में देरी होती है। कुछ दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि प्रोजेक्ट शुरू हुई है तो कब पूरा होगी। ये पुरानी लीगेसी रही है, इस लीगेसी को तोड़ने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। मैं 2020 आज ही की तारीख 7 अगस्त 2020 को यहाँ आया था। उसके पिछले साल 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके जम्मू कश्मीर के यूटी कैपेक्स में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, 9,229। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर बीता है, 92,500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पूरे किए, मोर देन 92,500। तो रफ्तार हमारी 10 गुनी बढ़ गई। 6 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 20 किलोमीटर रोज बना रहे हैं। 250 किलोमीटर का मैक्डमाइजेशन होता था, अब 8,000 किलोमीटर से ज़्यादा का मैक्डमाइजेशन हो रहा है। अनेक आंकड़े हैं। मैं समझता हूं कि जिस काम के लिए मैं आया था उसी काम पर मैं अपनी बात रखना चाहता था। जब मैं आया था उसी साल गुलमर्ग जाने का अवसर मिला मुझे, विंटर स्पोर्ट्स हो रहा था। लोगों ने उसके पहले जब मैं रिव्यू कर रहा था कि पावर सिचुएशन क्या है, तो वो बातें मैं नहीं आपको बताना चाहता। ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई एक वहाँ कि वादी के लोग पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भुगतान करेंगे, जो फीडर 100% मीटर्ड होगा, उसमें 1 मिनट बिजली कटौती नहीं होगी। 1 मिनट की नहीं होगी, घंटे की बात छोड़िए। प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हमने लेकर के बिजली दी यहाँ के लोग। मित्रों, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग दे सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेवाओं के लिए तो भुगतान करना होगा। अच्छे अच्छे गैजेट्स हम खरीद सकते हैं, फिर थोड़ी। और देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में। हमारे अगल बगल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगल बगल के प्रदेशों में देखिए 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा महंगी है बिजली। सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन के इस काम में आप सहयोग करिए। जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते हैं, अगर समर्थ लोग, जो लोग दे सकते हैं, वो देना शुरू कर दें, तो मैं आज यहां से घोषित कर रहा हूं, गरीब आदमी की बिजली की चिंता जम्मू कश्मीर प्रशासन कर लेगा। लेकिन जो दे सकते हैं वो तो दें। किसान जो मार्जिनल फार्मर है, उसकी हम चिंता जरूर करेंगे। लेकिन साहब, मकान हमारा 3 माले का, iPhone 14 Pro हमने रख लिया, डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5G, और बिजली का बिल हम नहीं देंगे तो कैसे बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, और इसलिए मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस मामले में आप सहयोग करिए। और यकीनी तौर पर जनरेशन की क्षमता भी हम बढ़ा रहे हैं। 3450 मेगावाट बिजली 70 साल में यहाँ बनी थी। आने वाले 3-3.5 सालों में इतनी बिजली और बन जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी में बड़ा भारी इजाफा हमने किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी आइए, 2 कदम आप चलिए, 4 कदम हम चलेंगे, ये हम आपको भरोसा दे रहे हैं। और निश्चित रूप से एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां शांति हो, जहां सुख हो, जहां समृद्धि हो, ऐसा जम्मू कश्मीर हम सब मिलकर के बनावें। 2 दिन जो चर्चा होगी, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से एक नई आत्मिक ऊर्जा कुलगाम की धरती से, केवल कुलगाम को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर को ताकत भी देगी और यहाँ की आवाम का पथ प्रदर्शन भी करेगी। अंत में 2 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि आंखों में ख्वाब रोज नई रह गुजर का है,
आंखों में ख्वाब रोज नई रह गुजर का है, मंजिल के और आगे इरादा सफ़र का है, मंजिल के और आगे इरादा सफ़र का है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद कहने के पहले एक निवेदन और, पिछले साल तिरंगा यात्रा में आप सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। देश कुलगाम को जिन कारणों से जानता था, देश विस्मृत कर दिया। अब देश कुलगाम को जानता है कि कुलगाम की धरती पर भी 10,000 नौजवान भारत माता का तिरंगा लेकर भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। 15 अगस्त आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस आने वाला। मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आयोजन हो, आप बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए और यही समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा, यही समृद्ध भारत बनाएगा। फिर से जम्मू कश्मीर का वो गौरव हासिल कराने में इसका सबसे बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।